तो अब आपका जो टॉपिक है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हिंदी में राजनीति का अपराधीकरण। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेटमेंट आपको क्या कहा था, योर फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी अ हाई पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको हमने डिस्कस भी किया था। तो बताइए उसको क्या फटाफट, अब इसको क्या करें, फेयर ऐसे को मान, ये आपका फेयर ऐसे है, जो एक्चुअल में आप ऐसे वहां लिख के आएंगे वो ऐसे की एक्चुअल प्रैक्टिस हो रही है, मैं लिखवा रहा हूं, ऐसे ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट हुआ दूसरा ले लिया, और दूसरा कौन बताएगा कि किस पे लिखेंगे, आप, मतलब आप लोग मिल के बताओगे कि सर इस पे आप, मतलब क्यों, वो देखते हुए या उसकी ऐसी पॉसिबिलिटी देखते हुए कि सर ये हो सकता है आ जाए। तो उससे क्या होगा कि आपको उस टॉपिक पर खुद ब खुद क्लास में प्रैक्टिस हुई होगी, तो आपको थॉट्स आइडियाज ध्यान रहेंगे। और ऐसे ही टॉपिक्स जब तक हमारी क्लास चलेगी मेंस तक, तब तक ऐसा ही करते चलेंगे। ठीक है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब देखिए मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया था, वेरी गुड, तो आपने लिखा द एंट्री ऑफ criminals into politics or the भी मतलब हो चाहे, और यूज कर दो अकेला, और यूज ऑफ criminals by politicians for their vested interests can be called criminalization of politics। ठीक है, ये 20 से 22 वर्ड्स हो, 20-22 वर्ड्स हो गए होंगे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है। अब देखिए वो सब बातें थ्योरेटिकल, अभी हम थोड़ा सा हो सकता है स्लो हो एक आध ऐसे लिखने में, धीरे धीरे स्पीड अपने, क्यों क्लास में लिखेंगे तो नेचुरली जिस स्पीड से आप वहाँ लिख पाते हो वैसे तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन के साथ लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, अब इसमें इन्हीं से जुड़ी हुई बात हो, क्योंकि नोन टू अननोन वाला प्रिंसिपल ध्यान रखना है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, लक्ष्य क्या लिखना चाहिए हमें? ठीक है, उसको स्टेटमेंट सेंटेंस क्या बनाओगे भाई? ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक टॉपिक हो गया। अब कोहेजन एक चीज होती है। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे आप, थ्योरेटिकल बात आई है तो वो मैं बता देता हूं। कोहेजन का मतलब होता है कि जब आपके पास एक तो, अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो एक टॉपिक है ना, लिविंग थिंग नहीं है, और सिंगुलर माना जा सकता है इसको, तो क्योंकि एक प्रोसेस की तरह देख रहे हैं हम, एक सिस्टम की तरह देख रहे हैं इसको, चाहे वो बुरा सिस्टम है पर सिस्टम तो है। तो ऐसी चीज को किस से रिप्लेस करते हैं, प्रोनाउन से, उसी को कोहेजन का है कि भाई ही, नाम आया राम किसी पुरुष का तो ही से, तो ही और जिसका नाम आया था उन दोनों के बीच में कोहेजन है, दोनों के बीच में वो तालमेल है, वही तालमेल का है। तो आप क्या लिखोगे, इस कोहेसिव डिवाइस इट को यूज करो। तो कोहेसिव डिवाइसेस कौन से हैं? जनरली ऑल प्रोनाउंस आर कोहेसिव डिवाइसेस। तो प्रोनाउन इसकी जगह काम में लेने की कोशिश करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इट। अब देखो ये दिव्या, न्यूज़पेपर्स में जो चीज़ें आ रही हैं इसका मतलब वो कैसी हैं, करंट हैं, चलन में है। इसके लिए मैंने आपको उस दिन क्या बताया था कि क्या लिखते हैं ऐसी चीज़ें। फिर आपने लिखा कि हाँ आजकल ये अखबारों में आ रहा है, मतलब आप क्या लिखोगे, इट इज अ बज वर्ड, इट इज अ बज वर्ड।
इससे अपने आप क्या बात आ गई कि भाई ये सब तरफ इसी की बात हो रही है। अब सब तरफ में अखबार भी आ गया, मीट सारा सब कुछ आ गया। तो बज़वर्ड अपने आप में इतना पावरफुल वर्ड है कि इसने उसको सामने ला दिया। बज़ वर्ड के लिए बज़ वर्ड होना जरूरी नहीं है, वो बज़ में होना चाहिए, है ना। तो बज़ का मतलब होता है ऐसी साउंड जो गूंजे, बजिंग साउंड कहते हैं ना। जैसे आपने ड्रम है, ढोल है कोई, या किसी चीज उस पर ना ऐसे मारा, तो जहाँ पे वो गूंजेगी दैट इज कॉल्ड बजिंग साउंड। तो बज़ वर्ड का मतलब वो है जिसकी गूंज चारों तरफ हो। तो यानी इसकी बात सब जगह होती रहती है, हो रही है। चलिए इसके बाद वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपने बात बिल्कुल सही की है। नाउ अ डेज, नाउ डेज नहीं चेतना कुमावत, नाउ अ डेज। बट नाउ अ डेज के अब क्या करोगे, ये जैसे मैंने कह दिया ना इट इज अ बज़ वर्ड, इसका मतलब है नाउ अ डेज इसी में आ गया। बज़ वर्ड कब होगा, नाउ अ डेज या दीज डेज है। तो आपने जो बात कही ना, बात तो सही कही, शब्द का चयन गलत है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अलग है और ग्लोबल होने का मतलब अलग है। तो ग्लोबलाइजेशन का तो मतलब है कि जब दुनिया को एक जो कहते हैं ना एक सूक्ष्म रूप में देख लिया जाए, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। एक चीज, एक बात को इधर से उधर हो जाना। अब आप यहां क्या लिखोगे वापस से, वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज अ ग्लोबल। अब इशू भी लिख सकते हो, और इशू वर्ड न्यूट्रल है, इशू मल्टीफेसिएटेड है। जो अनाड़ी होते हैं वो बच्चों के लिए पूछते हैं आपके कितने इश्यूज हैं? अरे भाई इशू कहाँ है, वो तो सब कुछ है। तो अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड किड्स? अगर पूछा जाए कि चिल्ड्रन और किड्स में क्या फर्क है? हाँ, दिव्या कुछ बोलना चाह रही है। देखो चिल्ड्रन जो है ना वो फॉर्मल वर्ड है, किड्स कैजुअल इनफॉर्मल वर्ड है। तो आप क्या है दोस्तों से पूछ रहे हो हाउ आर द किड्स। जैसे मान लो आप अपनी किसी सहेली से मिली जो आपसे बड़ी है, उनके एक बच्चा है तो या दो बच्चे हैं, तो आपने पूछा कि हाउ आर द किड्स, तो इसका मतलब आप उनके बच्चों की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, मतलब बच्चे ठीक है ना। वो किससे पूछ रहे हो आप? सहेली से, दोस्त से। एग्जाम में लिख रहे हो आप, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि भाई वो ऐसा उसको पॉक्सो को में सी जो है उसको के क्यों नहीं बना दिया, प्रिवेंशन ऑफ किड्स फ्रॉम, है क्योंकि फॉर्मल है ना वो। तो फॉर्मल वर्ड है इसलिए चिल्ड्रन, इनफॉर्मल कैजुअल वर्ड होता है तो किड्स। ठीक है, ये मतलब हम क्या है बात लिखना आए कहीं वहां, इसलिए ध्यान रखना है कि वो वर्ड, उससे क्या होगा कि सब अच्छा लिखा आपने, पर एक वर्ड क्या बताएगा कि यार इसको है ना, मतलब ये चीज कैसे नहीं बताई, लिख तो बहुत अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई जो क्या होता है, एक इसको हम कहते हैं, एक चीज को एक तर्क दोष कहते हैं इसको हम बोलते हैं फैलेसी, है ना। आपने कोई आर्गुमेंट लिखा, कोई बात कही, जैसे मान लो आपने ऐसा देखा होगा कि आपके कोई फैमिली जो पूरी आपकी है, मतलब आपके जैसे सपोज ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रैंडफादर उनके आपके फादर और उसके अलावा 2-3 भाई हैं आपके पिताजी, और या आपके दादाजी के एक और भाई हैं, और वो सब एक दूसरे के साथ थोड़ा कनेक्टेड हैं। आपके दूसरे दादाजी के परिवार में कोई एक आपकी वो चाहे चाची लगती हैं, भाभी लगती हैं, मतलब कहीं से वो आई, बहू बन के आई हैं आपके परिवार में, और वो क्या है थोड़ी सी व्यवहार कुशल कम है, या फिर थोड़ा सा टॉलरेंस उनमें कम है, रिएक्टिव ज़्यादा है, और वो मान लीजिए वो रहने वाली हैं सपोज बीकानेर की। अब क्या होगा कि एक दूसरा कोई रिश्ता आ रहा होगा बीकानेर से किसी लड़की की, तो आप क्या कहोगे यार बीकानेर की लड़की नहीं लाएंगे हम। तो आपने क्या सब घरों के अंदर कैमरे लगा के हर लड़की का व्यवहार देखा क्या, बीकानेर में लड़कियां कैसी होती? पर आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर के बेसिस पे जनरल को भी उसी तरह से देख दिया। जनरल का मतलब आम आदमी को, आम लड़की को आपने उसके व्यवहार के हिसाब से, ठीक है। आपको कोई हरियाणा का व्यक्ति मिला, आपने कहा यार ये मतलब क्या है कि कोई बात सीधी नहीं करते यार, हरियाणा में तो जाऊं ही नहीं हुआ,
सीधी बात ही नहीं करते हैं वो। तो आपने क्या किया, 5 7 10 हरियाणा वालों के बेसिस पे खूब सारों को, या एक कोई अच्छा व्यक्ति मिला, बोले यार मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है और ये हरियाणा का है, तो हरियाणा का यार बस तू बस, तो इसको क्या कहते हैं, फैलेसी कहते हैं। तो आपके आर्गुमेंट्स में फैलेसीज नहीं होनी चाहिए। जैसे वाइव्स ऑफ रिच मेन वेयर एक्सपेंसिव क्लोथिंग, मीनिंग समझ गए ना? धनी व्यक्तियों की पत्नियां महंगे कपड़े पहनती हैं। तो महंगे कपड़े का कारण क्या है, उनका धनी होना, उनके पतियों का धनी होना। सो इफ अ वुमन वांट्स टू मेक हर हस्बैंड रिच, शी शुड वेयर एक्सपेंसिव क्लोथिंग। ये उल्टा हो गया ना, तो जो बचे कुचे हैं वो भी लगा देगी किनारे। तो अगर धनी बनाना है पति को तो महंगे कपड़े पहनने लग जाओ, निर्मल बाबा का सोल्यूशन तो हो सकता है, पर अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज। सो समथिंग विच इज नॉट अ कॉज फॉर समथिंग, ठीक है, आप उसको एट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके आर्ग्यूमेंट में तर्क दोष है, आपकी बात गड़बड़ है। वो तर्क दोष आता कब है, जब हम चीजों को क्लैरिटी के साथ नहीं देखते। उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, वो वाली जो बात। ये क्या हो गया, फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज। तो आपको इन फैलेसीज से बचना है, अपने आर्ग्यूमेंट में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो फैलेसीज, डिफेक्ट इन योर आर्ग्यूमेंट, उससे बचना है, ठीक है। इट इज अ ग्लोबल, अब इशू जो मैंने वर्ड कहा था ना, अब एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम वर्ड तो ही एक और वर्ड यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड मेनेस। इट इज अ ग्लोबल मेनेस, आपने लिख दिया, इट इज अ ग्लोबल। और आप हमेशा ये ध्यान रखना, एक फादर विल्स पार्कर की बात याद है, यहाँ सेंट जेवियर स्कूल है ना, वहाँ के एक मेरे, वो काफ़ी बड़े हैं मुझसे तो, पर उनको पढ़ाते थे, प्रिंसिपल थे फादर विल्स पार्कर। तो वो क्या करते थे कि जो भी ऐसे ना भारी भारी वर्ड्स, वो इंग्लिश के टीचर थे, और इंग्लिश लिखने में जो भारी भारी वर्ड्स लिखता था, तो उसके क्या करते थे, वो एक नोट लगा देते। तो अब उनसे पूछे कौन, तो एक दिन क्या है कि एक ने जो है वो मतलब लिखा, तो वो उनकी फेयरवेल हो रहा था, लास्ट क्लास थी, उसके बाद फेयरवेल होना था। तो उन्होंने पूछा कि फादर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, सो ही यूज्ड टू राइट किस। तो उन्होंने कहा कि ओके, दिस किस इज एक्चुअली, इट इज लाइक दिस, कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो वो हमेशा शॉर्ट में लिखते थे। मार्क्स आएंगे व्हेन यू कीप योर थिंग्स सिंपल। इससे वो बताना ये चाह रहे। बाद में आपने देखा होगा कि ये बात है 1970s की, 70 के दशक में वो पढ़ते थे, वो फादर विल्स पार्कर वहाँ थे। परंतु मैंने ये 2010 के आसपास रणबीर कपूर का एक कोई ऐड आता था, उसमें कीप इट सिंपल सिली, है ना, देखो सम एडवर्टीजमेंट किस प्रोडक्ट का था मुझे नहीं पता, बट उसमें वो एस स्टूपिड को सिली और वो आया करता था ऐड। तो फिर वो उनकी बात याद आई। तो ये क्या करना है आपको, यू हैव टू कीप इट सिंपल। जितने छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस होंगे, उतना आपका ऐसे एक्सप्रेसिव होगा, उतना मीनिंगफुल होगा, उतना वो उसको सीधा का सीधा ग्रास्प करेगा, ठीक है। यहां पर भी है तो सेंटेंसेस लंबे हो गए, पर इसमें कोई ऐसा वर्ड वो नहीं है, क्योंकि यहां पर इसकी डिमांड ये है ऐसे की कि आपका फर्स्ट सेंटेंस ऐसा हो जिसमें वो सीधा अपने आप को इस टॉपिक से बंधा हुआ महसूस करे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बताइए क्या होगा। इट इज ए ग्लोबल मेनेस। अब आपने क्या किया, यू हैव एंटर्ड इनटू व्हाट डोमेन, स्पेस। तो आपने स्पेशली इसको क्या कर दिया, बता दिया, इसकी स्पेशल वैलिडिटी को बता दिया कि ये तो सभी जगह है। अब याद करने की कोशिश करो कि कोई ऐसी घटनाक्रम, कोई ऐसी बात जो ग्लोबल तौर पर ये प्रमाणित कर दे कि भाई ये ग्लोबल इशू है और तब से है। अभी किसी ने कहा था ना कि कब से, आपने कहा था शायद ना कि ये कब से है। तो दानिश कोई ऐसी बात, कोई घटना याद आ रही है क्या जिसमें भाई पॉलिटिक्स में क्रिमिनल आ गया, अब चुपचाप बैठा क्रिमिनल आके और वो सीधा हो गया बिल्कुल, तो फिर वो तो कहीं गलत नहीं है अगर आपने वो छोड़ दिया और आपके सारे केस वे सब हो जाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो क्रिमिनल एक्टिविटी।
ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो गया, तो आप उसको बुरा नहीं मानोगे। या कहीं पे अब एक है ना, किसी को मारना, किलिंग, सो किल इज अ न्यूट्रल वर्ड। मर्डर, मर्डर इज ऑलवेज अ क्रिमिनल एक्ट। राम मर्डर्ड रावण नहीं कहा जाएगा कभी भी, क्योंकि किल्ड कैसा वर्ड है, न्यूट्रल है। इंदिरा गांधी वॉज मर्डर्ड और किल्ड और असैसिनेटेड? गांधी जी वॉज assassinated. Assassination is a killing done for political purposes. Assassination कब यूज करते हैं? When somebody is killed for political reasons, you call it. तो अगर हम assassination word से जुड़ी हुई कोई घटना ले आते हैं, तो assassination अपने आप में, दिव्या, assassination अपने आप में इसके साथ जुड़ता है ना। अब याद करो कोई ऐसा assassination दुनिया भर में जो हुआ हो और उसको ग्लोबली हम एक क्रिमिनलाइजेशन का मतलब लैंडमार्क मान सकते हैं, वो पॉइंट मान सकते हैं जहां से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन पहली बार फील किया गया। बहुत बहुत बाद की बात है। राजीव गांधी भी बहुत ही, वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग में, वो तो जार का उनका, वो रशियन उसका नहीं। देखो जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट। जैसे आप तो वकील लोग हैं, तो आपको, आप है ना, हमेशा अपनी उसमें लिखते हो कि देयर इज़ नो परफेक्ट क्राइम। क्राइम सीन पर पुलिस वाले भी ऐसा ही कहते हैं कि वो जो क्रिमिनल है वो कोई ना कोई सबूत कहीं ना कहीं ज़रूर छोड़ेगा। जॉन एफ कैनेडी को शायद 150 साल के करीब हो गए हैं आज तक, और FBI जो है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी भी जांच कर रही है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। उसको चौराहे पे और मारा गया था, जॉन एफ कैनेडी। जरा दानिश गूगल करना यार कब की घटना है, मैं ईयर याद नहीं मुझे। 1963 की है ना। तो अब आप देखो इसमें बेनजीर भुट्टो तो बहुत बाद में आई, इंदिरा गांधी 84, भाई इंदिरा गांधी का भी तो पॉलिटिकल रीजन है। 31 अक्टूबर 1984 क्या पॉलिटिकल रीजन था? तो अब आप यह क्या कह सकते हैं कि 1970s can be regarded as the beginning of criminalization of politics on a global level. भाई 1970 का दशक हो गया ना, 61 से 70 तक 70s कहा जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हो भाई जॉन एफ कैनेडीज assassination in the 1970s can be called as the beginning of criminalization of politics on global level या in America। ला सकते हैं इस बात को? लिंकन का, was लिंकन assassinated? मुझे तो डाउट है। अच्छा देखो फिर एक बार, भाई इन्फॉर्मेशन क्या है आपको थोड़ा जुटानी पड़ेगी। आई एम नॉट दैट गुड एट इट, बट आपके पास फैक्ट्स हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। देखो अभी हमने क्या कहा है, ग्लोबल। ग्लोबल कहते हैं हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्लोब के किसी हिस्से से इंडिया तक पहुंचना है। तो अब ग्लोब का कोई हिस्सा मतलब सेंट्रल अमेरिका, वर्ल्ड वॉर, मतलब यूँ मान लो कि वैसे तो अप्रैल से ही मान लो, परंतु 24 अक्टूबर 1945 द डे यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड, उस दिन से लेके आज तक जो सेंटर है ना वर्ल्ड का, वो अमेरिका है। तो इसलिए अगर अमेरिका से बात शुरू करते हैं, आप सोचो कि एक बेवकूफ़ आदमी, नौटंकी, डोनाल्ड ट्रंप, वो हर जगह क्यों, मतलब जिसको फदड़ पंच कहते हैं, वो क्यों करता घूम रहा है वो? बिकॉज अमेरिका इज ए सुपर पावर। आपके अगेंस्ट कुछ जाएगा ही नहीं, क्यों? आपने यूनाइटेड नेशंस को वहां रखा हुआ है, तो बायस तो होगा। भाई होम ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने का फायदा किस क्रिकेटर को नहीं मिलता? तो अगर यूनाइटेड नेशंस को आपने अपने देश में बसा रखा है, उसको आप वित्तीय तौर पर और अलग तौर पर पोषित करते हो, तो वो आपका पक्ष क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि लिंकन का देखो जरा क्या है, 1865, ठीक है। तो अब आप यूं कह सकते हो कि द लेटर हाफ ऑफ द
द बाद वाले को LATTER से लिखते हैं, ठीक है। द लेटर हाफ ऑफ, ऐसे तो क्या है वो, ये जो था ना वो क्या नाम है, जितने भी स्मगलर्स थे जो इन्वॉल्व थे उस टाइम पे, और वो तो वो बेसिकली उनके रीजन सबके पॉलिटिकल थे, सबको पॉलिटिशियंस ने पैसा कमाने के लिए लगा रखा था। तो हम कह सकते हैं कि द लेटर हाफ ऑफ द, अब वो कौन सी सेंचुरी होगी, 20th सेंचुरी ऑफ द, सॉरी वो तो 19 हो गई ना, तो 19th सेंचुरी ऑफ द 19th century can be regarded as the beginning of criminalization of politics। अब आप क्या कर सकते हो कि दुनिया को दो ग्लोबल डिविजन्स में बांटे हैं, तो कौन कौन से हो जाते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड। तो ये पूरा यूरो अमेरिकन पावर्स, यूरो अमेरिकन कंट्रीज पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में आते हैं। अब मैंने कॉमा लगाया, अब आप लिखोगे कैन बी रिगार्डेड एज अ बिगिनिंग ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो अब आपने इसमें क्या किया, आपने इस समझ के साथ कि जो है ना, ये जब हम हमेशा ईस्ट और वेस्ट की डायकोटोमी की बात करते हैं, जैसे आप क्या करोगे, कोई एक सम्मेलन में गए, जो सम्मेलन हो रहा है नारीवाद के ऊपर, कोई कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आदमी जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ बीपी बढ़ा के आएगा और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पे क्या बात होंगी, सारी की सारी बातें होंगी वो पुरुषों के विपक्ष में और महिलाओं के पक्ष में होंगी। तो जब एक ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का व्यक्ति लिख रहा है तो उसके पास ईस्टर्न बायस आएगा। तो यानी जब बुरा कुछ हुआ तो उसकी शुरुआत कहाँ से बता रहे हो आप, वेस्टर्न से। तो आप कह रहे हो कि वेस्ट अपने आप, मतलब इससे इट स्पीक्स मोर देन व्हाट इट इज, ठीक है। अब आप यहां लिख सकते हो, अब इसको सबूत देने के लिए आप क्या लिख सकते हो, डैश लगाया, ठीक है, इसके पहले भी स्पेस हो, डैश के दोनों तरफ स्पेस होता है। जितने भी पंक्चुएशन मार्क हैं हमेशा ध्यान रखिए कि डैश और हाइफन, ये दो ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो एक्सेप्शनल हैं। बाकी सब पंक्चुएशन मार्क्स के लेफ्ट हैंड साइड में कोई स्पेस नहीं होता। वर्ड लिखा और तुरंत चिपका दिया आपने कॉमा, तुरंत लगा दिया फुल स्टॉप, फिर राइट हैंड साइड में स्पेस देते हो और फिर अगली बात लिखते हो। डैश ऐसा है जिसके दोनों तरफ स्पेस होता है, हाइफन ऐसा है जिसके एक भी तरफ स्पेस नहीं होता। वाइस कैप्टन, नॉन वायलेंस, इसमें आप हाइफन यूज कर रहे हो तो इसके दोनों तरफ ही नहीं होता है, ठीक है। तो डैश लिखा, डैश का काम है एक्सप्लेनेशन का, उदाहरण देने का। अब आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, असैसिनेशंस ऑफ अब्राहम लिंकन, कॉमा, जॉन एफ कैनेडी, फुल स्टॉप। तो इससे क्या हो गया, आपने उसको सबूत के तौर पे डाल दिया, ठीक है भाई। आप यूं नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे होगी, राजनीतिक, आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्वार्थ के लिए किसी ने दूसरे पॉलिटिशियन को मरवा दिया। यानी वो कैसे आया, जिसने मरवाया था वो पॉलिटिक्स में आया तो उसने क्या किया, यही हम लिख रहे हैं, इस बात की पुष्टि होगी, ठीक है। तो यहां पे एग्जाम्पल लिख दिया हमने, assassinations of Lincoln and Kennedy are
notable examples of such politics. चाहे आपने उसको अनिल, मैं क्लास में हूँ अभी, मैं 12:30 फ़ोन करता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या किया, ग्लोबल बात की और उसको उदाहरण से सपोर्ट कर दिया। अब क्या करो, इंडिया पे आ जाओ भाई। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्पेस के दायरे में, स्पेस और टाइम को साथ लेके चल रहे हैं कि वहाँ पे 19वीं सेंचुरी में। अब आप क्या कहोगे, अब देखो मैंने अभी एडवर्ब को इंटेंसिफाई करने के लिए एक तरीका बताया था आपको कि अगर आपको एडवर्ब को महत्ता देनी हो तो अब हम बताना चाह रहे हैं, समय की बात नहीं कर रहे हम, समय महत्वपूर्ण नहीं बता रहे, हम इंडिया की बात करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, यू कैन बिगिन योर सेंटेंस विद इन इंडिया। क्यों, अब आपका फोकस क्या होगा, बस आपको एक चीज क्या करनी है, आपने वैलिडेट कर दिया अपने आर्ग्यूमेंट को कि अब हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, इन इंडिया। अब क्या लिखेंगे, सोचो जरा, सेंटेंस फ्रेम भी आप करो, मैं उसको ठीक कर दूंगा, थोड़ा सा क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे लिखने का। सर ये बता सकते हैं कि इंडिया में कौन से ईयर से स्टार्ट वेरी हुआ? गुड। इन इंडिया, इट हैज बिगन। नहीं, इट हैज, देखो पास्ट की बात करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आ सकता अनलेस कि वो यहाँ पे, तो आप कहोगे इन इंडिया। हाँ, अब असैसिनेशन एक जैसी बात मत लाओ, अरे ला सकते हो, बात वही है। हाँ बताइए। हेलो, हेलो, हाँ, हेलो, हाँ नीचे, ठीक, ठीक ठीक। तो असैसिनेशन क्या होगा, एक जैसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू चेंज, अब असैसिनेशन वाले मुद्दे को छोड़ के और केवल क्या करो, उसको जनरलाइज कर दो आप कि इंडिया में, हाँ आप कुछ कह रहे थे। नहीं देखो, चाणक्य क्रिमिनल नहीं था ना, चाणक्य की बात अलग थी, उसने जो धनानंद था उसने उसको इंसल्ट किया, उसने कहा भी तू, तब उसने तो ये कहा था कि अगर मेरे ज्ञान में ये, आई एम ए टीचर प्राइमरीली, तो उसने कहा कि भाई तू, तेरे को मैं क्यों पालूं, तो उसने कहा कि अगर मेरे ज्ञान में सामर्थ्य होगा ना तो मैं ऐसे राजा पैदा कर दूंगा जो राजा मेरा खर्चा खुद उठाएंगे। तब उसने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी। सो वो पॉलिटिकल रीजन नहीं है, वो तो क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव काम है, एक राजा को मजा चखाया था किसी टीचर ने कि भाई मैं, मतलब टीचर इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इफ ही डिसाइड्स, और अगर उसके पास है कुछ तो वो नहीं। यहां पे क्या था, एक पॉलिटिशियन ने क्रिमिनल दूसरे पॉलिटिशियन को मरवा दिया। तो अब यहां पे क्या था, भिंडरा वाला पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी हॉस्टाइल हो गई इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। ठीक है, और छोड़ो, गांधी जी का असैसिनेशन, वो पॉलिटिकल रीजन, अब वो क्या है, उस पर्टिकुलर आदमी की बात थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इंडिया का जो पोस्ट इन इंडिया, द इनिशियल ईयर्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस वर पीसफुल। ये लिखना नहीं है, मतलब ये सोचना है। अब आगे क्या कहोगे आप, कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज हैं, ये जो इमरजेंसी 77 में, तो तभी से लोग तो हॉस्टाइल उसके अगेंस्ट हो गए थे। तो वो कौन सा दशक हो गया, 1980s। तो 80s को कह सकते हैं कि द 1980s। ठीक है, अब जरूरी नहीं है उसी तरह का सेंटेंस बनाया जाए, तो क्या बना सकते हैं, इन इंडिया।
हाँ, the 1980s can be seen as the point of, अब शुरुआत को एडवेंट भी कहते हैं ना, एडवेंट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब एक बार है ना फटाफट से वर्ड काउंट कर लो जरा, कितने हो गए? सेवेंटी 75 के करीब हो गए क्या? 90? अब बताओ इसमें आगे इसके बाद हम क्या ला सकते हैं? सर अभी ये अपने चरम पे। वेरी गुड, बज़वर्ड है वो चरम पे। देखो ऐसा मत करो, कौरवों को और पांडवों की लड़ाई को धर्मयुद्ध कहते हैं। तो अब आप समझ नहीं रहे, क्रिमिनल्स अगर ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं और क्रिमिनल्स को मारा जाए तो वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अगर आप उसको राजनीति कह रहे हो, जो राजनीति के जो क्रिमिनल्स राजनीति के पक्ष में थे वो मारे गए ना, वो खत्म हो गए, तो इसको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे मानेंगे? पॉलिटिक्स सर पे नाच, क्रिमिनल सर पे नाच रहे हैं तब पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दुख दे रहा है। भाई इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ कि एक राइटर है, पॉलिटिकल थिंकर भी है, उसको फादर ऑफ जोलॉजी भी कहते हैं, एरिस्टोटल, अरस्तु। एरिस्टोटल जो है ना, उसने सबसे पहली बार ट्रेजेडी को डिफाइन किया। यानी हम कहते हैं ना, फिल्म है कोई, उसमें स्टोरी है, उसमें ट्रेजेडी का है, यार ये बड़ी ट्रेजिक फिल्म है, तो ट्रेजेडी में किसी को मरवा, लास्ट में कोई मर गया, हर वो चीज़, हर वो स्टोरी, हर वो कहानी, हर वो उपन्यास, हर वो ड्रामा, हर वो फिल्म या हर वो सीरियल जिसमें कोई व्यक्ति लास्ट में मरे, वो ट्रेजेडी थोड़ी कही जा सकती। तो उसने कहा कि ट्रेजेडी क्या है, कि ट्रेजेडी में देयर इज अ गुड मैन पासिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस टू द स्टेट ऑफ मिजरी, सुख से दुख की अवस्था की तरफ जाए और अच्छा व्यक्ति मर रहा है तो ट्रेजेडी है। रावण को राम ने मार दिया और रामायण खत्म, ट्रेजेडी थोड़ी है, जस्टिस है। तो अगर आप कौरव पांडवों को आप कह रहे हो कि उसको हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के दायरे में लाएं, तो आपको क्या है, थोड़ा सा सोचने में मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। टॉपिक से बिल्कुल अलग चले गए आप, ठीक है। जैसे कि चाणक्य वाली बात थी तो वो भी उतनी गलत है वहां जितनी गलती है, हैं? अरे ये तो क्या है, समझे नहीं। जैसे आपने ना पॉलिटिक्स शब्द कहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई रूल करने के लिए एंटर कर गया। आप है ना इस शब्द के 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास का सिविक्स पढ़ने वाला बच्चा जैसे सोच रहा है वैसे मत सोचिए। आपको यहाँ सिंप्लीफाई करके मीनिंग नहीं बताना। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अपने आप में काफ़ी मीनिंग कैरी कर रहा है और वो मीनिंग आपको और कॉपी चेक करने वाले दोनों को विदित है। यहाँ पे हमने क्या किया, वो फैक्ट सामने लाने की कोशिश। आपने भाई सीधा लिखा तो आपने कह दिया इसको हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। अब आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं? तो सबसे पहले जो भाई यहाँ तक तो मैं मान के चलता हूँ कि चूंकि हमें डिफाइन करना होता है, डिफाइन करना चाहिए, और डिफाइन ऐसे शब्दों में करना चाहिए जो बिल्कुल बच्चा टाइप नहीं हो, जो ठीक है। यहाँ तक आप ले आए, ठीक है, यहाँ तक ये बात आ गई। अब यहाँ के बाद से आप जो भी देख रहे हो वो आपकी सोच की व्यापकता को बता रहा है कि इस टॉपिक के बारे में आप कितना सोच रहे हो। तो आपने क्या कहा कि भाई ये कोई जयपुर का मुद्दा नहीं है या फिर एक गांव का मुद्दा नहीं है, इट इज अ ग्लोबल मेनेस। और ग्लोबल मेनेस है तो आप के दिमाग में जो ग्लोबल सेंसिबिलिटी है ये क्या कहती है?
भाई इसकी ग्लोबल सेंसिबिलिटी क्या कह रही है आपकी, जिस वजह से आपने कि यार ग्लोबली जो है ना भाई नोटेबल चीज। अब ऐसे तो हो सकता है कि इजिप्शियन हिस्ट्री में वो जो राजा था इजिप्ट का, वो क्वीन थी, सॉरी, क्लियोपेट्रा। सो क्लियोपेट्रा जो है वो आई थिंक बिटवीन 80 एंड 40 BC, वो कब थी, ईसा पूर्व 80 से 40 के बीच में, कि मुझे ऐसा याद है कि जूलियस सीजर का कहीं जो है ना 44 BC के आसपास। अब वो क्लियोपेट्रा जो है ना, वो उसको फेटल क्लियोपेट्रा भी कहते हैं, अपनी लंबी नाक के लिए चर्चित थी। वो खूबसूरत थी पर नाक बहुत लंबी थी उसकी, ऐसा बताते हैं। तो इजिप्शियन ट्रेडिशन में क्या था कि जैसे आजकल है ना, मतलब इजिप्शियंस को मैं उस रूप में बुद्धिमान मानता हूँ। हाँ, ये गूगल से देख के बता दिया 69 BC, यहाँ स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, अगर याद था तो अच्छी बात है, गूगल से देखा है तो आपके रिसोर्सफुलनेस की तारीफ करूँगा मैं। तो क्या हुआ कि वो जिससे भी, उसको फेटल क्यों कहते हैं, वो जिसके भी संपर्क में आई उसके लिए वो डिजास्ट्रस थी, उसको मरना ही पड़ा। चाहे वो एंटनी था जनरल, या फिर जूलियस सीजर खुद, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल क्वैगमायर था वो रचा उसी ने था। तो इजिप्शियंस क्या था कि ये इन कामों में नहीं झगड़ते थे। इजिप्शियंस के में क्या होता था कि इजिप्शियन ट्रेडिशन ये थी, जैसे टॉलेमी 16th किंग जो था वो इसका भाई था, और बाद में क्लियोपेट्रा की शादी उसी से। इजिप्शियंस में क्या था, भाई बहन की शादी कर, लड़ो मत, भाई दूसरे घर से आएगी, वो व्यवहार नहीं पता, वो नहीं पता, लड़ेंगे, तो भाई बहन की शादी कर देते थे इजिप्शियंस। सो शी मैरिड, आई मीन शी हैड टू मैरी हर ओन ब्रदर। तो वो तो झगड़ा था ही नहीं, घर गृहस्थी का तो झगड़े थे बड़े बड़े। अब उसको जिसने भी अप्रोच किया क्लियोपेट्रा को, तो अब फाइनली जब है ना वो ब्रूटस जो राजा था, तो जो पॉलिटिकल जूलियस सीजर, ब्रूटस वॉज द क्लोजेस्ट फ्रेंड टू जूलियस सीजर। इसीलिए एक चर्चित रिमार्क है, अगर आपने देखा हो, एट टू ब्रूथ यू टू ब्रूटस, कि तुम भी भाई, ये तो सब मेरे दुश्मन बने रहे, तुमने तो, ही वॉज द फर्स्ट वन टू स्टैब जूलियस सीजर। तब उसने कहा था यू टू ब्रूटस एट टू ब्रूथ, फ्रेंच। तो अब इसको क्या मानेंगे, वो पॉलिटिकल राइवलरी है, दे वर नॉट क्रिमिनल्स प्राइमरीली। आप इस बात को समझिए, कौरव पांडवों की क्या है, पॉलिटिकल राइवलरी है। पॉलिटिक्स का अल्टीमेट गोल क्या है, नहीं गेन पावर नहीं, गेनिंग पावर तो आएगी, पॉलिटिक्स पावर लाती है, बट अल्टीमेटली पॉलिटिक्स मीन्स किसी भी व्यवस्था को प्रॉपरली चलाना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो वहां पर किसी ना किसी को तो होना है ना, किसी ना किसी को होना है। अब इसी से मैं इस पे अगला टॉपिक आपको नहीं, विमेन एम्पावरमेंट जो है वो हमेशा ज्वलंत रहने वाला, उस पर भी हम बात। तो मान लीजिए कि अब आप कह रहे हो, क्यों ऐसा मान लेते हैं कि एम्पावरमेंट विमेन का ही क्यों कहा जाता है? वेरी गुड, क्यों कंसिडर, तो किसने ये डाउन ट्रॉडन बना दिया? घर में जाओ आप, आदमी चिल्लाता हुआ मिलेगा नहीं, औरतें चिल्लाती हुई मिलेंगी। डाउन ट्रॉडन तो आदमी है, औरतें चिल्लाती हैं, आदमी चिल्लाते कहाँ? नहीं चिल्लाते, वो एक बार चिल्लाएंगे 100 दिन में, वो भी इसलिए कि वो चेक करने के लिए मेरा गला काम करता है नहीं करता। तो ये दोनों वहां रह के विमेन्स वर्ल्ड में रही है, वहां पुरुष तो माइनॉरिटी में मिलेंगे ढूंढने से। तो विमेन एम्पावरमेंट, अब पावर आदमी के पास है, ये किन कारणों ने उनको दे दी, कौन सी बातों ने दे दी, इस पे हम उस समय डिस्कशन करेंगे। अभी इस पे आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले, वेरी गुड वेरी गुड, आपने क्या किया, शुरुआत बता दी। अब आपको ये नहीं बताना कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, क्रम नहीं लाना है। 90 वर्ड्स हो चुके हैं,
मुंशी जी ने हिसाब कर लिया, सही है ना। तो अब 90 वर्ड्स हो गए, इसका मतलब अपने पास स्कोप कितना सा है अभी, करीब करीब 35 वर्ड्स का, यानी 2 से 3 सेंटेंस आप और लिख सकते हो। तो यशांशी ने जो बोला कि हम क्या करेंगे कि हाँ, कि इसका जो ये जो इनिशियल था ना, एज ऑफ नाउ, एक बात हो सकती है, जरूरी नहीं इसको लिखें, इसको वैलिडेट करने के लिए, इसको और अच्छा बताने के लिए, बनाने के लिए आप क्या करें, किसी सोर्स को कोट करें, कोई सर्वे, कोई कहीं का कोई डेटा, कोई, और उस डेटा को रिलीज करने वाली या उस डेटा को पब्लिश करने वाली एजेंसी कौन सी है, उसका नाम ले। हाँ, वेरी गुड। सर, इलेक्शन कमिश्नर जीवीजी कृष्णमूर्ति का एक वो था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका स्टेटमेंट था, while addressing a press conference said that as per records 40 members of the parliament had criminal cases against them while nearly 700 members of state assemblies out of 4072 were named in criminal cases। मतलब स्टेट असेंबली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप क्या करो, एक तो ये आया, एक वोरा कमेटी और थी जिसने इसके बारे में बातचीत की थी, ठीक है। तो आप यूं कहोगे कि एक तो ये दिया, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिलायबल सोर्सेज, आपको एग्जैक्टली नहीं पता। अब आपने बताया कि 4000 कितने में से कितने, 700 है ना, 4000 कितने टोटल, 4072 में से 700। अब 4072 में 7 का भाग दो, ठीक है। तो करीब करीब क्या हो गया, मतलब 700 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये रफली 8%, 6-7% हो जाएंगे, 6 के आसपास हो गए। तो अब आप क्या लिखोगे कि हमारे ये तो क्या है, स्टेट असेंबलीज में। तो आप और कोई और डेटा है आपके पास, वेरी गुड। ये कौन सी कमेटी ने कहा है, ADR, एसोसिएशन ऑफ वो, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ लिखें आप क्या, क्योंकि अब आपने क्या किया, उस बात को ले जो आपने कहा था कि अभी वर्तमान में, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप अपने ऐसे में आगे बढ़ रहे हो, यहाँ इसमें जैसे ये आपका ऐसे है, इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि 4 हिस्सों में इसको बांटना है। तो ये आपका क्या हो गया, राइजिंग एक्शन, इसको क्या कहते हैं, राइजिंग एक्शन, यानी करीब 100 शब्द राइजिंग एक्शन के होंगे। इसको सॉरी, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ये जो है ना अगली बात, ये कहलाता है राइजिंग एक्शन, यानी इंट्रोडक्शन से जब आप आगे बढ़ते हैं, और ये हिस्सा कहलाता है क्लाइमैक्स, ठीक है। तो क्लाइमैक्स का मतलब है, अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जहां आप अभी हैं, तो अगली जो बात आने वाली है, यानी पॉजिटिव स्टेज आने वाली है। तो पॉजिटिव स्टेज से पहले मैंने आपको कहा था 25-30 शब्दों पहले आप दिमाग में लाओ कि ऐसी कुछ बात लिखें जिससे अगली बात के लिए तो स्कोप क्रिएट हो, और ये बात अचानक से खत्म होती हुई सी ना लगे। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो आपने क्या कहा था यहाँ कि भाई ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये है यहाँ, ये ऐसा मुद्दा है, ये इंडिया में अब हुआ। अब आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू ADR, और अकॉर्डिंग टू, अब ये ADR जो है ना, इसकी फुल फॉर्म लिख के और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ADR क्या था लक्ष्य, अकॉर्डिंग टू ADR 29, अब यह ध्यान रखना, ये नहीं लगाना है आपको, वर्ड लिखना है परसेंट, 29% ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन इंडिया, या इंडिया तो आ ही गया, खैर अब इंडिया की बात चल रही है, हैव बीन आर facing serious
criminal charges अभी एक प्रीति जरा ऐड करना कितने वर्ड्स और हो गए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये हो गए अब करीब 105, है ना। अब ये जो है ना, कोशिश करना इसको भी वर्ड्स में लिखें 29, फिर भी ये लिख दिया तो कोई बात नहीं, ये मतलब इट इज़ एज गुड एज नॉट राइटिंग इन वर्ड्स, बट वो सिंबल्स वगैरह यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब सोचो कि अब ये 105 वर्ड्स हो गए, अब अपने पास 20 वर्ड्स हैं। अब ऐसी कोई बात अगर हम लिखें जो एक तो इसको सपोर्ट करती हुई हो, और अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा पॉजिटिव स्टेज वाला, उसमें हमें क्या बातें करनी है, हाउ डिड इट गेट दैट वे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे, हाउ, और मतलब एक तो रीजंस और एक्शन क्या क्या हुए हैं जिनकी वजह से होता रहा है, जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, ठीक है ना। उस थियोरी का फायदा क्या है, वो थियोरी अब आपको हेल्प करेगी कि यार आइडियाज कैसे जुटाने हैं। भाई 5-6 क्लास जो पूरी की पूरी हमने उस पर लगाई है ना, उसका रिजल्ट आपको लिखने में दिखेगा, क्यों, उसी से राइटिंग बनती है। अब क्या लिखना चाहिए, एक बार वो मैं आपको फिर क्या कर रहा हूँ, आप अपने सोचने के दायरे में, ये इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ आएंगे, ये रसोई में आएंगे क्या, ये इलेक्टेड मेंबर्स पंचायत, इलेक्टेड मेंबर्स डिफाइन कर दिया, इस इलेक्टेड मेंबर शब्द के अंदर क्या पंचायतें नहीं आई, विधानसभाएं नहीं आई, लोकसभा नहीं आई, जहां जहां भी इलेक्टेड पार्षद नहीं आए, जो भी इलेक्टेड सिस्टम से आते हैं, इलेक्शन के माध्यम से जो आते हैं, वो सारे आ गए ना, बस। तो आप क्या करेंगे, वो नहीं, वो सब उसको वर्ड ऐसा काम में लें जो विच स्पीक्स मोर देन व्हाट इट इज, ठीक है। वरना क्या होगा कि आपके 500 शब्दों में काम के आइडियाज कम दिखेंगे, केवल 500, अब फिर आपके पास कहने के लिए और कुछ होगा, पर आपके वर्ड लिमिट पूरी हो चुकी होगी, अब चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए किफायत जो है ना बहुत जरूरी है, बीइंग फ्रूगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, शब्द खर्चने में फ्रूगल रहना है आपको, ये आदत में डाल लो, अपने आप अच्छे वर्ड्स वहां। और उसके साथ ये देखना है कि यार देखो, वर्ड्स आपने ना एक ये पढ़ा होगा, डिनोट, व्हाट अ वर्ड डिनोट्स, पढ़ा है ना। अब डिनोट्स में आप क्या बताते हो कि जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह बताते हो। अब डिनोट जो शब्द है ना, इससे बना है डेनोटेटिव मीनिंग, और एक दूसरा मीनिंग होता है कॉनोटेटिव मीनिंग। तो डिनोट का मतलब है जो शाब्दिक लिटरल मीनिंग है, उसको हम डेनोटेटिव मीनिंग, यानी जो डिक्शनरी में अंकित है वो मीनिंग डेनोटेटिव मीनिंग होता है। और जो व्यापकता लिए हुए व्यवहारिक, ठीक है, जो व्यावहारिक मीनिंग है उसको हम क्या कहते हैं, कॉनोटेटिव मीनिंग। तो इलेक्टेड मेंबर्स का डेनोटेटिव मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग अगर दोनों पे जाओ आप, तो वो कहीं इससे ज्यादा है। केवल ही हो गया दोज हु आर इलेक्टेड। इलेक्टेड मेंबर्स कौन से हो गए, जो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आए हैं, वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। बट क्या ये इस बात को कोनोट नहीं करता कि पंचायती राज की बात कर लो, नगर निगम निकायों की बात कर लो, चाहे आप लोकसभा की बात कर लो, सब इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो कॉनोटेटिव मीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। भाई जैसे मान लो ये है, एक वर्ड है, अब दिवाली पे आप पटाखे खरीदने गए, आपने पटाखे की दुकान वाले को चक्कर देना, तो वो क्या देगा आपको,
आपने कोई गेम्स खेलने गए, आपको आपके स्पोर्ट्स टीचर ने कहा कि भाई वार्म अप होने के लिए आप उस ग्राउंड के 2 चक्कर लगा के आओ, राउंड्स। आपने कहा कि ये आरजेएस में सीट्स कम हैं और इसके बाद 3 साल का चक्कर और है, इस 3 साल का चक्कर और है, तो चक्कर का मतलब आपने क्या किया, क्लॉज। इस चक्कर में बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो इस चक्कर का मतलब क्या, ड्यू टू द रीज़न चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। अरे आजकल कहाँ बिजी हो गए, अरे वो घर में वो बीमार हैं, उनके चक्कर में हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बोले यार ये आजकल बहुत उदास रहता है, इसका चक्कर चल रहा है। तो चक्कर के मीनिंग कितने, वही कॉनोटेटिव मीनिंग। अब डेनोटेटिव मीनिंग तो है ओनली वृत्त, एक साइकिल, उसको चक्कर कह दिया। बट लुक एट द कॉनोटेटिव मीनिंग्स। तो आपने जहां वो लिख दिया वो, तो कॉनोटेटिव मीनिंग पे फोकस करिए। डेनोटेटिव मीनिंग केवल फर्स्ट सेंटेंस में। डेनोटेटिव मीनिंग को कहां तक लाना है, फर्स्ट सेंटेंस में, जहां पे आपको पहली बार वो बात लिख रहे हैं वहां। क्यों, वहां पर एक तरह से डेफिनेशन वगैरह है, तो उसको आप कैसे करते हो। हालांकि उसमें भी आप क्या करते हो, डेनोटेटिव वर्ड लेते हो, बट उसको कहीं ना कहीं कॉनोटेटिव मैनर में एक्सप्लेन कर देते हो, तो वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ये तो थर्ड स्टेज पे जाओगे इवैल्यूएशन वाले में। अभी क्या करना है सुनो, अभी लिखेंगे इसी बात पे, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, यहां पे जो बाहुल्य है वो किसका होगा, नाउन्स का। तो आप लिखो कि ये एक डायर सिचुएशन बन गई है। भाई ये आपने पूरा लिखा, अब डायर सिचुएशन बन गई है, और इसको ओवरकम करना बहुत जरूरी हो गया है। ये बताने से क्या हुआ कि आपने इन सारी बातों को हाईलाइट कर दिया। अब अगली बात कि यार ये ना कैसे बन गई हैं, कैसे ये एक्चुअल में प्रॉब्लम बड़ी बन गई है और इसको टैकल करने की जरूरत है। इस बात पे कॉज, यहां पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अभी तो लिखेंगे एक सेंटेंस, अब क्या लिखें, इट हैज टेकन अब देखिए कई सारे वो, इसने विशालकाय रूप ले लिया है, तो इसके लिए क्या है, कोलोसल, जाइगेंटिक, है ना, ये बड़े ऐसे वर्ड्स हैं। तो इट हैज टेकन अ gigantic shape and has become a blow to governance and ultimately a hindrance in नेशन बिल्डिंग। भाई अगर आप स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल फ्री पॉलिटिक्स होगी तो नेशन बिल्डिंग भी अच्छी होगी। तो आपने क्या लिखा कि इट हैज टेकन अ जाइगेंटिक शेप एंड हैज बिकम अ ब्लो टू गवर्नेंस एंड अल्टीमेटली अ हिंड्रेंस इन नेशन बिल्डिंग। खत्म बात है। हिंड्रेंस का मतलब अड़चन, बाधा, बैरियर, ठीक है। तो अब देखो आप इसको एक बार सब बिना किसी की तरफ देखे एक साथ पढ़ के देखो कि क्या आपको इसके अंदर कोहेरेंस, यूनिटी बिटवीन सेंटेंस एंड सेंटेंस, क्या एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जनित है या नहीं है, अगला सेंटेंस पिछले सेंटेंस से जन्म लिया हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी इस राइटिंग को अप्रिशिएट किया जाएगा। कैसे? बाय अवॉर्डिंग यू मोर मार्क्स। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो और कहीं लग रहा है कि सर यहाँ मुझे थोड़ा सा तो वो मतलब योर सजेशंस और योर थॉट इज़ वेलकम। आप उसको मतलब यूँ करके देखें कि सर ये यहाँ पहले ढूंढना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इम्पैकेबली करेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडियाज़ ऐसे ही आ रहे हैं। फिर मुझे ऐसे, हाँ, हिंड्रेंस के बाद में इन नेशन बिल्डिंग, हिंड्रेंस इन नेशन